अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां जनूबी अफ्रीका ने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया और न्यूजीलैंड को एक भारी मार्जिन से शिकस्त दी है। और इस शिकस्त के बाद पाकिस्तानी अवाम की जो उम्मीदें हैं सेमीफाइनल में जाने के हवाले से, उन उम्मीदों के चराग को रोशन रखा गया है। तो ये तो पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि न्यूजीलैंड अपना ये मैच अगर हारती है तो पाकिस्तान के लिए राह किसी ना किसी तरीके से हमवार हो सकती है। बहरहाल इस शिकस्त से हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड का रन रेट जो है वो खराब हो चुका है। अगर हम पॉइंट टेबल की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड अब चौथे नंबर पर आ चुका है, पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है, साउथ अफ्रीका इस वक्त पहली पोजीशन हासिल कर चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद है और भारतीय टीम इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तानी टीम का अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम इस मैच में भी बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करेगी और न्यूजीलैंड को हराएगी। उसके बाद हमारा इंग्लैंड के साथ मैच है, तो मुमकिनात में से है कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल खेल सकती है। क्रिकेट पर आगे चलकर भी बहुत सी बातें शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। गजा को गैर मुल्की अफवाज के हवाले करने का प्लान लीक। जरदारी का चैलेंज, नवाज को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें रोशन। और लाहौर में स्मोक इमरजेंसी लग गई। सबसे पहले बात करेंगे फैजाबाद धरना केस के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा और आईबी की धरना नजरसानी केस की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी हैं। पेमरा ने भी नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें एक इनफरादी शख्स और उनके नामालूम मातहत एहलकारों पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। अबसार आलम ने जिस इनफरादी शख्स पर इल्ज़ाम लगाया वो हमारे सामने पेश नहीं है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने फैज़ाबाद अमल दरामद केस में हुकूमत की जानिब से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है उसको गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। इलेक्शन करीब हों तो फिर सियासतदानों के बयान भी तब्दील होने लगते हैं और अब हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने PDM में बनाई तो फिर उसको शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन उन्होंने अवाम के लिए काम नहीं किया। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि मखलूत हुकूमत थी और अब जो सारा बर्डन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर डाला जा रहा है। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि मैं अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। मुल्क का जो आइंदा वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। उधर चेयरमैन PTI के वकील शराज अहमद रांझा ने इमरान खान को जेल में जहर दिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर हफ्ते के रोज़ होने जा रहा है, जहां मरियम औरंगजेब ने बयान में कहा है कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जनरल काउंसिल का इजलास रायबंड में होगा, जहां इस इजलास में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर भी बात की जाएगी और इजलास इसीलिए मुनक्किद किया जा रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैज़ाबाद धरना केस की जब हम बात करते हैं, देखते हैं तो जो दरख्वास्त गुजार हैं वो भागम भाग दरख्वास्तों को वापस क्यों ले रहे हैं? कौन सा ऐसा अनजाना खतरा है जो इन सबको अब नजर आया है? देखिए, बात यह है कि नजरसानी की तो दरख्वास्त तो 4 साल पहले की गई थी ना। उस वक्त हालात ऐसे थे और जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपने फैसले में लोगों के नाम लेके अभी आप सुना भी रहे थे कि हुक्मनामे में उन्होंने हवाला दिया अबसार आलम के बयान का। तो जनरल फैज के बारे में उस वक्त चीजें थी और ऐसी थी जिसपे नजरसानी उस वक्त बनती थी। अगर अब हालात आपको पता है कि मुख्तलिफ हो चुके हैं, बल्कि कैंप्स मुख्तलिफ हो चुके हैं, चीजें बदल चुकी हैं, तो अब तो मतलब किसी की बेसिकली ये ख्वाहिश ही नहीं थी पिछले साल 1.5 साल से कि नजरसानी को इसको यानी जो उसकी नजरसानी की अपील थी इसको निकाल के लगाया जाए। हर कोई तो यही चाहते थे कि जैसा दबी रहे। काजी साहब ने इसको ज़ाहिर दोबारा जिंदा कर दिया। तो अब आपके सामने ये जो चीजें आ रही हैं और मेरा तो ख्याल ये है कि जिस तरह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को इलीगल करार दिया है, मेरा ख्याल है कि मामला किसी कमीशन की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में हम तो ये देख रहे हैं कि अबसार आलम के अलावा कोई भी सच बोलने की जरूरत नहीं कर रहा, सिर्फ वही डटे हुए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो फिर यही चाहते हैं कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए, लेकिन जो बाकी हैं शायद उनके पर जल रहे हैं फिर इस मामले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में अबसार आलम साहब का मौक़िफ़ इस बारे में उस वक्त भी क्लियर था
बाद में भी क्लियर रहा है, उन्होंने उसकी खास कीमत भी अदा की है। और बहरहाल अफसार आलम साहब का एक थोड़ा सा एक कह लें प्रो PMLN स्टांस भी रहा है, उस जमाने में भी रहा और अभी भी बाद में भी रहा। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है कि कमीशन बनना चाहिए, ये मामला सेटल होना चाहिए, फैजाबाद धरना केस भी सेटल होना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़नी चाहिए। अलबत्ता ये बात मुझे कल समझ नहीं आई, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी समाअत में उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को रगड़ना शुरू कर दिया और वो मेरा ख्याल है 2014 के धरने और 2017 के धरने को मिक्स कर गए, क्योंकि 2017 के धरने में तो फैजाबाद धरने में तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कोई किरदार ही नहीं था, ना वो पाकिस्तान आए थे ना उनका कोई रोल था, वो तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना था, बेसिकली खादिम नजीर साहब का था और सारा कुछ उसी पे ही टोटल उन्हीं का ही ये शो या प्रोग्राम था धरने का। तो ताहिरुल कादरी साहब लेकिन कल उन्होंने अच्छा खासा ग्रिल किया। वो 2014 का धरना था जब इमरान खान और दोनों ने मिलकर दिया जी। तो अच्छा, जिस तरह अफसार आलम साहब आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है, अफसार आलम साहब ने जिस तरह से साबिक DG ISI पर जो इल्जामात लगाए हैं, तो आप समझते हैं अदालत इन इल्जामात की बुनियाद पर उनको तलब करके सवाल करेगी? क्योंकि इस केस में हम देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा नाम है वो फैज हमीद का लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक तो उन्हें तलब नहीं किया गया। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के दौर में खास तौर पे जो अदलिया है वो हुकूमत के मामला में दखल कम देगी और ये बात कल कही भी है, जजों ने कही है कि हम हुकूमत का काम क्यों करें। इवन काजी साहब ने कहा कि अगर कोई रिपोर्ट आती है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, तो हुकूमत देखिए, अदलिया नहीं देखेगी, अदलिया का काम नहीं है। मेरा ख्याल है उसके बजाय वो ये थोड़ा सा पुश करेंगे कि कोई एक कमीशन बन जाए, एक बाख्तियार कमीशन हो, जो कमीशन और वो जिम्मेदारी कमीशन की हो कि जनरल फैज को बुलाए या और लोगों को बुलाए, क्योंकि जो भी आएंगे वहां पे बल्कि आपने देखा होगा कल उन्होंने अपनी समाअत में ये भी अफसार आलम को कहा कि आप जो बयान यहाँ दे रहे हैं आप ये बयान कमीशन के सामने देंगे, और उन्होंने ये उनको कहा कि कमीशन के सामने जब अगर बयान देंगे तो जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं वो भी आप पर आएंगे, उनके वकला आप पे जरा भी करेंगे। यानी सिर्फ इल्जाम तो काफी नहीं है ना। देखे ना, एक अफसार आलम ने बयान अल्फी दी है और अगर बयान अल्फी दूसरी तरफ से आ जाए तो फिर क्या सूरत बनेगी। तो बहरहाल इसका तरीका तो एक बेहतर कमीशन का ही है और मेरा ख्याल है काजी साहब जनरल फैज को अदालत में अदलिया सुप्रीम कोर्ट में बुलाने से गुरेज करेंगे और ये मामला कमीशन पे छोड़ देंगे कि वो उसको बुलाता है या नहीं बुलाता। और मेरा ख्याल है कि वो तो कहेंगे कि इसमें हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। ठीक है, लेकिन हमें सब चीफ जस्टिस की जानिब से हमने देखा जो हम सवाल फिर किए गए हैं, क्योंकि उस दौर में हमने देखा कितना कुछ बहुत अजीब अंदाज में किया गया, जिस तरह से कनाडा वालों का तस्करा चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी किया, कल की समाअत में भी किया। एक शख्स को इंपोर्ट करने का उन्होंने कहा कि मकसद क्या था, क्या उस वक्त की हुकूमत जिस तरह से फिर बरतरफ की गई, तो बहुत अहम सवाल चीफ जस्टिस की जानिब से रेज किए गए। नहीं, वो सवाल तो रेज किए गए, लेकिन वो सवाल इसलिए गलत या इररेलेवेंट थे कि जिसका उन्होंने हवाला दिया कनाडा के डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, उनका 2017 के धरने से कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना हुकूमत की बरतरफी का ताल्लुक था। वो तो 3 साल पहले 2014 के मौके पे आए थे ना, तो 2017 के मामले का ताल्लुक नहीं। दूसरा फिर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बरतरफी में पानामा का तो किरदार है, उसमें फैजाबाद धरने का तो किरदार बाहर नहीं बनता ना। लेकिन ठीक है, असल बात ये उनका था कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, ये धरना किसने किया और उसका मकसद हुकूमत को तंग करना था, तो उसके पीछे ये चीजें आनी चाहिए सामने, और इसलिए सामने आनी चाहिए कि कम अज कम मामला सेटल हो और आइंदा ऐसा ना हो। आइंदा के लिए जो इस तरह के धरने हैं उन धरनों को कोई डिस्करेज किया जाए, धरने उसके बाद भी रहे। आपको याद होगा 2019 में मौलाना फजल रहमान ने भी एक धरना किया था और बाकायदा बल्कि वो इस्लामाबाद आके इमरान खान की चेयरमैन PTI की हुकूमत थी उस वक्त, तो वो आके बाकायदा बैठे इस्लामाबाद और 8-10 दिन रहे। तो ये धरनों का ये कल्चर और ये चीजें बदलनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट की इस्तेमाल के नतीजे में और अगर कमीशन बनता है, कमीशन की रिपोर्ट और उस पर भी कार्रवाई होती है, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है कि हमें अपनी सियासत में अच्छे कल्चर को और अच्छी रवायात अगर कायम होती है तो उसको इंकरेज करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, हमने देखा था पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने ताहिरुल कादरी साहब का नाम लिया और उस हवाले से बात की थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रोल किया गया फिर चीफ जस्टिस साहब को। आपको लगता है बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना पड़ेगा काजी फैज ईसा साहब को, जो प्रीवियस चीफ जस्टिस साहिबान थे उन पर भी बड़ी खुलकर तनकीद होती थी, तो मौका तो नहीं दे रहे चीफ जस्टिस साहब? देखिए, मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा जरा जज्बाती हो जाती है समाअत में, बल्कि और फिर वकला का भी कहना है। मतलब कल भी यही हुआ कि पैमरा के जो वकील काफी सीनियर वकील थे,
उनकी बात जो जब नहीं सुनी बेंच में, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं चला जाता हूँ। तो उनको साफ कह दिया कि हम आपको नहीं सुनना चाहते, आप जाए। तो वो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कुछ वकला में ये एक तासर पैदा हो रहा है कि थोड़ा सा जरा बर्दाश्त की कमी आ रही है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फैज़ बड़े अपराइट एक जज है और उनसे बहुत तवक्कात वाबस्ता है, और जुडिशरी में वो काफी चीजें बेहतर कर सकते हैं। वो मतलब पूरा पोटेंशियल भी है और बड़े क्रेडिबल जज है। तो मेरा ख्याल है हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए कि अदलिया में असल काम की एक केस या दो खास केस नहीं है या कोई खास पोलिटिकल कोई एजेंडा नहीं होता। असल बात ये थी कि जुडिशरी में ऐसी इस्लाहात हो, खासकर आला अदलिया में, ताकि लोगों को रिलीफ मिले, आम आदमी को इंसाफ मिले। तो इसमें मेरा ख्याल है काजी साहब अपना किरदार अदा करेंगे और वो बड़ा अहम है। ठीक है आमिर साहब, अभी जिस तरह से हमने देखा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट आई, काफ़ी हमें वो फर्म स्टांस उनका नजर आया कि वो नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। जब मखलूत हुकूमत थी तो फिर सबको उसका बर्डन उठाना चाहिए, जो 16 माह में फैसले किए गए, लेकिन अब वो बर्डन सारा शिफ्ट किया जा रहा है नून लीग पर। और आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम उन्होंने बनाया था लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके, और अब वो नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। तो उन्हें ये इत्तला कहाँ से मिली है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि आसिफ जरदारी साहब को ये पुराना पैटर्न है। 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त ये काफी फ्रेंडली अपोजिशन नवाज शरीफ साहब करते रहे, और उस वक्त आप 2013 के इलेक्शन में आप देख ले बयान पहले उठा के, 2018 के इलेक्शनों में भी बयान उठा के देख ले। इलेक्शन से पहले हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक एंटी PMLN स्टांस लेती है, तनकीद करती है, वो एक दोनों पे तनकीद करते हैं ताकि वोटर से अपने वोटर को सेटिस्फाई किया जाए और एंटी नून लीग वोट लिया जाए। क्योंकि सब पीपल्स पार्टी की कोशिश है पंजाब में PTI का वोट उसे मिले, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है। और मैं ये बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो नवाज शरीफ रोक सके। पंजाब में तो उनके पास सिर्फ 4, 5, 6 सीटें हैं, पंजाब में 141 सीटें हैं। 141 सीट्स में से 6-7 से ज्यादा या 10 से ज्यादा सीटों पे वो अच्छा कंटेस्ट करने की पोजीशन में ही नहीं है। कहाँ 141 और कहाँ 10, आप देख लेना। अगर पंजाब लेकिन इन बयानात का मकसद क्या फिर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट है, पंजाब में हिस्सा मांगा जा रहा है? नहीं, इसका मकसद होता है कि जो वोटर PMLN का मुखालिफ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दी। जब आप तनकीद नहीं करेंगे नवाज शरीफ साहब पे, तो नवाज शरीफ साहब का मुखालिफ वोटर आप, नवाज शरीफ साहब का मुखालिफ अच्छा खासा वोट है पंजाब में जो PTI का वोट है, तो वो उनके पार्टी को लगता है कि PTI तो शायद उस तरह पूरी तरह हिस्सा ना ले सके, तो हमारे कैंडिडेट होंगे तो हम वो एक वोट ले सके। तो ये हमेशा इलेक्शन से पहले ये इस तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं। और आप पैटर्न देख लें 2018 का, 13 का, बल्कि इवन 8 का भी, ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, कुछ करते हैं, और फिर इलेक्शन के बाद सेटल हो जाएंगे। आप देखिएगा मखलूत हुकूमत बन जाएगी। अगर PMLN की मेजॉरिटी नहीं बनेगी, ये बिल्कुल आप मेरी बात याद रखिए, नोट कर ले कि ये PDM की हुकूमत अभी जो रही है 16 माह, उसके पैटर्न पे हुकूमत बनेगी। अगर ये अगर नून लीग की बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी ना आई, तो अगर मेजॉरिटी आई तो फिर वो अपनी मनमानी करेंगे अपने हिसाब से। लेकिन आमिर साहब, आप नहीं समझते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कैप्चर नहीं कर पाती वोटर्स को, तो क्या IPP भी नहीं कर पाएगी? देखिए, IPP के पास पीपल्स पार्टी का तो फिर भी एक न कोई एक नजरिया, एक अपना एक वोट है। जो आप इस्तेकाल में पाकिस्तान पार्टी जंग पार्टी का कह रहे हैं, वो तो सिर्फ इलेक्टेबल्स की पार्टी है ना, कुछ लोग उसके पास है, वो कुछ सीटें लेने की कोशिश यकीनन करेंगे, और कहीं ना कहीं मुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उनकी एडजस्टमेंट हो जाए। साउथ पंजाब में खासतौर पर कुछ सीटों पे जो सरदार गिलानी साहब के मुकाबले में इलेक्शन ना लड़े IPP के लोग, कुछ और हल्कों में, तो असल में गेम जो सारी पंजाब की हो रही है। और लेकिन उसके जवाब में आपने देखा ना, काउंटर स्ट्रेटेजी के तौर पे नवाज शरीफ साहब अब सिंध का दौरा भी करने जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं। हालांकि कराची को उन्होंने 10 साल से छोड़ा हुआ है, और वहां पे भी प्लान, मैं आपको ये बात बता दूं, खबरें आ रही है कि कराची में वो MKM के साथ मिलकर भी नून लीग कोई सीट एडजस्टमेंट करना जा रही है, और सिंध में भी थोड़ा सा, इंटीरियर सिंध में भी थोड़ा सा अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं, जवाबी स्ट्रेटेजी के तौर पर, काउंटर के तौर पर। तो ये बेसिकली इलेक्शन टैक्टिक्स है। इसको आप बहुत ही खलूस भी मबनी राय न देखिएगा। जरदारी साहब के, सिर्फ जरदारी साहब की वजह से नहीं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनाने वाले और थे, और जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहा तो वो बन जाए। ठीक है, लेकिन आमिर साहब जब इनको पता था, जब हुकूमत में इकट्ठे थे PDM की हुकूमत में, और पता था कि शहबाज शरीफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने बेटे को ही वजीर खारजा की सीट से हटने का कहना चाहिए था, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि बिलावल तो फिर अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल करते रहे। बिल्कुल, न सिर्फ इनके बेटे बल्कि और भी मिनिस्टर भी इनकी
काबीना में शामिल थे, नवीद कमर वगैरह भी थे और वज़रा भी थे। और ये बात पहले कहनी चाहिए थी ना, लेकिन ना 9 अगस्त को ये असेंबली तहलील होती है, 9 अगस्त तक एक भी बयान नहीं है, एक भी 9 अगस्त को हुकूमत खत्म हो गई ना शहबाज शरीफ साहब की। अब ये जो 16 माह की हुकूमत है उसमें एक भी स्टेटमेंट आसिफ जरदारी साहब का नहीं है कि शहबाज शरीफ परफॉर्म नहीं कर रहे, और भाई आखिरी महीने में ही बयान दे देते, लेकिन नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे एजेंडे को अमल किया, बल्कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मरदमशुमारी को अप्रूव किया। अगर वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह की उस पार्टी के अप्रूव ना करते तो मरदमशुमारी अप्रूव होनी नहीं थी, और मरदमशुमारी अप्रूव ना होती तो मतलब नवंबर में इलेक्शन हो जाना था, यानी 9 नवंबर तक आपको 8-9 नवंबर तक इलेक्शन लाजमी करा देना था। तो ये इलेक्शन में डिले करने में, और इलेक्शन डिले में याद रखें सबसे ज्यादा फायदा नवाज शरीफ साहब को मिला है। इलेक्शन डिले का मकसद ही नवाज शरीफ साहब को फायदा देना है, क्योंकि उनको क्लियर होना है ना, जो उनको सजाएं हैं, केसेस हैं, उनसे तो क्लियरेंस सीट चाहिए, तो उसमें भी इस पार्टी ने पूरा हिस्सा डाला है और आखिरी दिनों में डाला है, यानी अगस्त में ही पहले हफ्ते में ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अप्रूव की ना। तो ये सारा एक मिली भगत है, सारा एक तरह की जिसे हम कहते हैं पंजाबी में नूरा कुश्ती है, और ये एक फ्रेंडली मामला है। लेकिन जिस तरह से बिलावल हमने देखा कि वो तनकीद करते नजर आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर कि हमने जो गैर जमहूरी कुव्वतें थी उन्हें यह दिखाना था कि जमहूरी जो हुकूमत है वो किस तरह से बनती है, उसमें हम नाकाम हुए मुस्लिम लीग नून की वजह से। दुरुस्त है, बिलावल का स्टांस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बिलावल थोड़ा सा बीच में कुछ नजरियाती बात भी कर लेते थे कुछ, लेकिन उनके वालिद साहब जो हैं आसिफ जरदारी साहब, वो आपको पता है बहुत ही मैच्योर, बहुत ही पुख्ता है, वो अपनी हर चीज सियासी चालों अपने हिसाब से चलते हैं। बिलावल बीच में कहीं आपने देखा होगा कि जरदारी साहब वालिद से भी इख्तिलाफ कर लेते हैं, बस इतवाज हसन के मामले में बिलावल ने बड़ा वाज़ेह किस्म में इख्तिलाफ किया और उनको CSC के इजलास में भी बुलाया अपनी पार्टी की सेंट्रल एक्टिव कमेटी में, जबकि जरदारी साहब बड़े खिलाफ हो चुके हैं इतवाज हसन साहब के। तो ये थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि असल बात फिर मैं कहूँगा इलेक्शन टैक्टिक्स है कि एक किसी तरह PMLN का जो एंटी वोट है वो लेने की, हथियाने की कोशिश की जाए। असल में पंजाब में बहुत बड़ा वोट बैंक पड़ा हुआ है PTI का, जिसको मुख्तलिफ पार्टियां अपने अपने अंदाज में कोशिश कर रही हैं कैप्चर करने की। ठीक है आमिर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से हम देखते हैं आए रोज सोशल मीडिया पर जिस तरह से बात की जाती है, अभी जो उनके वकील थे वो भी इस बात की तरदीद कर चुके हैं, बार बार ये खबरें हम देखते हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है और उन्हें जहर देने की कोशिश की जा रही है। आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं कामरान शाहिद साहब, उनकी जानिब से जो डिटेल सामने आई हैं वो ये कह रहे हैं कि PTI चेयरमैन को जेल में 8 कमरे मिले हुए हैं, बिला तातुल वो TV चैनल्स भी देख रहे हैं, वर्जिश के लिए भी सहूलियात मैसर हैं, अखबार की सहूलत मैसर है, तमाम तर जो सहूलियात है, 8 डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी पर मौजूद हैं, तो हर तरीके से तो फैसिलिटेट किया गया है। अंदर खाना पकाने के लिए बावर्ची है, मर्जी का खाना पकवाया जाता है, मर्जी का खाना बाहर से भी मंगवाया जाता है। जी अब ठीक कह रहे हैं। अब अडियाला जेल में देखें B क्लास तो मिलती है, B क्लास में मुशक्कती भी मिलता है और ये TV वगैरह की बाकी अखबार की सहूलतें मिलती है, ठीक है। अब उनके लिए चीजें बेहतर हुई हैं, वहां पे उनको सेल को भी तोड़ा गया है, लेकिन ये तो खुसूसी अदालत के जज साहब के हुक्म से किया गया ना, सेल के बीच में एक दीवार गिरा के उसको जरा चौड़ा किया गया और चीजें कुछ उनको सौंपे दी गई, तो ठीक है, ये कानून के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का हक है। लेकिन सबसे बड़े नाकिद वही थे इन तमाम फैसिलिटीज के। जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान को अब वो अपने बयान याद आ रहे होंगे और उनका एहसास हो रहा होगा कि मैंने गलत बयान, गलत बातें की। असल में वो इस तरह की बस सियासत में ये ना तजर्बाकारी की बात है ना, चेयरमैन PTI को कभी ये वक्त देखना नहीं पड़ा, जेल में आके वक्त गुजारा नहीं पड़ा ना, इसलिए अंदाजा नहीं कि जेल में कितनी मुश्किलात होती हैं और जेल में ये जो रूम कूलर की या पंखे की या AC की सहूलत एक बहुत बड़ी लगता है, जितना एक दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। तो अब मेरा ख्याल है उन्होंने मुश्किल टाइम उन्होंने अटक जेल में खासतौर पर गुजारा है, गर्मी और हफ्ते के दिनों में, अगस्त के दिनों में, तो वो चीजें अब उनको एहसास हुआ होगा। और जहां तक स्लो पाइजिंग का मेरा ख्याल है ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, बेबुनियाद नहीं होनी चाहिए, जब आदमी मुखला ने भी खुद ही तरदीद की है उसकी, तो मेरा ख्याल है शायद वो चेयरमैन PTI किसी खतरे का इज़हार कर रहे हैं। मैं वैसे उम्मीद है और ऐसा ही होगा कि हुकाम जेल हुकाम खासतौर पर उनका चूंकि एक सिक्योरिटी का और सेफ्टी के मसले होते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। तो हमें सब ऐसा लगता है कि बाहर जाने की कोशिश में हो, कोई ऐसी तैयारी चल रही हो, ऐसी बातचीत चल रही हो? नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है ऐसे मेरी मालूमात इत्तलात के मुताबिक दूर तक कोई चांस नहीं कि उनको बाहर जाने दिया जाए, क्योंकि खतरा ये है कि अगर बाहर जाने दिया जाए तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे और हर रोज आके TV पे बैठ जाएंगे और अपना YouTube पर अपना जो व्लॉग एक तरह का कर लेंगे और वो मुसलसल
फिर वो कुछ भी कह सकती है, शायद ये डर है लोगों को। और मेरा ख्याल है इमरान चेयरमैन खुद भी नहीं बाहर जाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी हमारे स्टेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे IMF के हवाले से। IMF का जायजा मिशन इस वक्त वजारत खजाना पहुंच चुका है और IMF मिशन की क़यादत नेथन पोर्टर की जानिब से की जा रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आगाज़ भी हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अशफाक मुगल से। अशफाक, बताएगा कब तक जारी रहेंगे मुज़ाकरात? ये बिल्कुल IMF और पाकिस्तान के दरमियान पहला जायजा इजलास जो है आज शुरू हो गया है और इस सिलसिले में IMF का जायजा मिशन वजारत खजाना पहुंचा है। जो IMF मिशन हेड की जो क़यादत है वो नेथन पोर्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात का आगाज अभी हुआ है। पहले मरहले में फ़रीक़ैन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। अभी वजारत खजाना के हुकाम के साथ उनके मुज़ाकरात होंगे IMF के बाद और IMF के साथ, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ वजारतों के डाटे का तबादला जो है वो किया जाएगा, जो तकरीबन काफी दिन जो है वो जारी रहेगा। तकरीबन 10 दिन का बताया जा रहा है कि ये फ़रीक़ैन के दरमियान जो डाटे का तबादला है वो होगा और उसके बाद जो है पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे और तकरीबन 15 रोज जो ये वक्त पाकिस्तान में रहेगा। वक्त में तकरीबन 8 रुकनी वक्त जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है मुज़ाकरात के लिए। अगर पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इस सूरत में पाकिस्तान को दूसरी किस्त यानी 71 करोड़ डॉलर की किस्त जो है पाकिस्तान को मिलेगी और पाकिस्तान को दिगर जो ज़राए से भी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होनी है उसकी राह भी हमवार होगी। जी, बहुत शुक्रिया अशफाक मुगल, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से, जहां इसराइल की जानिब से गजा पर हौलनाक बमबारी की जा रही है और हम देख रहे हैं कि मशरिक बईद, मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया के ऐवानों में इस वक्त खामोशी का राज है। लेकिन जनूबी अफ्रीका के कुछ मुल्कों में इंसानियत अभी भी बाकी है। जनूबी अमरीका के 3 ममालिक ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। एक रोज़ पहले हमने देखा कि चिली और कोलंबिया ने अपने सफ़ीरों को इसराइल से वापस बुला लिया था और अब बोलीविया ने भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया है और तमाम लोगों की नज़रें इस्लामी ममालिक पर हैं कि उनका इस हवाले से क्या स्टांस होना चाहिए। गजा में हम देख रहे हैं कि इसराइली हमलों के बाद गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद इस इलाके में फंस चुकी थी। ताहम जंग के बाद से पहली बार रफ़ा क्रॉसिंग खुलने पर इन गैर मुल्कियों ने गजा से इनखला शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने समिट कमेटी के रूबरू बयान के दौरान जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने खड़े होकर खून आलूदा हाथों के साथ एहतजाज किया है और गजा में जंग बंदी का मुतालबा भी किया है, क्योंकि इसराइल जिस बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है उसकी बहुत भारी कीमत फ़लस्तीनी अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब बल्किस्तान ब्रिगेड के साथ झड़प में इसराइली फ़ौज ने 13 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई के दौरान अमरीका और इसराइल गजा के मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं कि अगर इसराइली फ़ौज हमास को गजा से निकालने में कामयाब हो जाती है तो उसके बाद अमेरिका, बरतानिया और जो फ्रांस की अफवाज हैं वो महसूर इलाके में तैनात करने के मनसूबा इस वक्त ज़ेर गौर भी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे एयर कमोडोर माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर खालिद चिश्ती साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान, सबसे पहले तो हमें यही गौर करना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल इस वक्त क्या चाहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की सबाबदीद है वो जंग अगर रोकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो उन पर प्रेशर बना पा रहा है। और आपको क्या लगता है वजह क्या है? हमास को ख़त्म करना चाह रहे हैं, गजा के लोगों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, या सिर्फ गजा के इलाके पर कब्जा करके जो अपनी रियासत है उसकी हद को बढ़ाना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने इस आम मौजू पर मुझे दावत दी है। देखिए, उसके ये जानने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये कहाँ से शुरू हुआ है और उस दोनों साइड्स का अपना अपना मकसद क्या है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। जब दूसरी जंग अज़ीम से पहले, जब पहले जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो उस वक्त उस्मानिया सल्तनत जो ऑटोमन एम्पायर है उसको यही इंग्लैंड और यही फ्रांस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि ये इतनी बड़ी एम्पायर हो चुकी है, मिडल ईस्ट उनके कब्जे में है, इजिप्ट है, सीरिया है, ये मुल्क एक उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा थे और उन्होंने सोचा कि ये बहुत बड़ी सल्तनत है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है और वो फ्रांस और इंग्लैंड के बॉर्डर्स तक तकरीबन पहुंच चुकी थी। उन्होंने सोचा कि एक ही तरीका है कि इसको तोड़ दिया जाए।
उन्होंने इन्हीं मुल्कों को, जो इस वक्त मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, उनको ये एक लालच दिया, ये इंसेंटिव दिया कि अगर आप हमारा साथ दें इसको तोड़ने के लिए तो आज़ादी के बाद हम आपको मुख्तलिफ मुल्कों में आज़ादी दे देंगे। और उस वक्त इस इलाके में, जो गजा का इलाका और फ़लस्तीन का इलाका है, यहाँ पे 10% यहूदी थे और 90% फ़लस्तीनी रहते थे। पहले ये याद रखने की जरूरत है। अच्छा, जब ये हो गया, उस्मानिया सल्तनत का खात्मा हो गया, तो उसके बाद वो एक किस्म का अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ यहूदियों को पूरे दुनिया से आबाद करना शुरू कर दिया और 1922 से लेकर 1935 तक जो शरह 10% थी वो 25% तक पहुंच गई। यहूदियों की आबादी की बात करो। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके 1948 में आ जाए। 1948 में इंग्लैंड ने ऐलान किया कि हम आज़ादी देना चाहते हैं इस इलाके को, लेकिन इसमें 55% यहूदियों का हिस्सा होगा और 45% फ़लस्तीनियों का होगा, जिससे जो पहले 90 और 10 की रेशो थी। वो नाइंसाफ़ी थी। फ़लस्तीनियों ने भी एहतजाज किया, अरबों ने भी एहतजाज किया, लेकिन वो बांट दिया गया। मैं बहुत तफसील में जाने के शायद आपके पास वक्त नहीं होगा। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इस सिनेरियो को कि उसके बाद इजराइल ने आहिस्ता आहिस्ता इन पर ज़मीन तंग करना शुरू कर दी। 1948 में भी हुआ, 1972 में भी हुआ, बाद में भी होती रही ऐसे कि वो बढ़ाता गया अपना कब्जा इन इलाकों के ऊपर। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ 10×40 किलोमीटर का एक टुकड़ा है और 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब फ़लस्तीनियों के। ये इतना छोटा सा शहर है, इलाका है जिसको चारों तरफ से एक किस्म का इजराइल का ही कंट्रोल है और उनकी मनहूर मिन्नत है कि वहाँ पे क्या मूवमेंट होगी, क्या डेवलपमेंट होगी, नौकरियाँ, रोजगार, अपॉर्चुनिटीज़, कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इजराइल का दिया हुआ है। ये इसकी सिनेरियो है। इस वक्त जाहिर है हर मुल्क चाहेगा कि उनकी मदद करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इजराइल के साथ स्टेक इतने ज़्यादा हैं। मैं आपको शायद हैरानगी होगी ये बताते वक्त कि 130 मुल्कों को मिलिट्री का असला दुनिया में इजराइल एक्सपोर्ट करता है जी। और इजराइल का ये डबल मोटिव है। इसके 2 मकसद होते हैं किसी को असला देने के, और वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट के मॉडर्न असला देने के। रूटीन के तोपें गोलों के, उससे मैं निकल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, जैमर्स की बात कर रहा हूँ, सप्रेशन डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस स्पाईवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अपना आयरन डोम सिस्टम वो उस दिन बैठ गया जब उन पर अटैक हुआ। वो एक अलहदा शायद प्रोग्राम करें कि शायद बैठा या बिठाया गया, ये मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहता। तो ये इतना जब 130 मुल्कों को आप असला देते हैं तो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि 2 तरह से, एक आपको रेवेन्यू मिल रहा है, कमाई हो रही है, और दूसरा उस मुल्क की आपके ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है, इन्फ्लुएंस भी आपका। और ख़ास तौर पे अगर वो मॉडर्न या स्टेट ऑफ द आर्ट है जो आम बाजार से नहीं मिलता। ये मोबाइल मेरा ख़राब हो जाए तो मुझे फिर कंपनी के पास ही जाना है, क्योंकि मैं हर सड़क वाले से नहीं करा सकूंगा। ये उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। एक और जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, अब तक जब से ये फ़लस्तीन आज़ाद हुआ है, जो जिसको वो आज़ादी कह रहे हैं, अमेरिका ने जितनी दुनिया में अब अपनी मदद की है, मिलिट्री की बात करो, सिर्फ $265 बिलियन की मदद सिर्फ इजराइल को किया, और ये पूरी दुनिया को दी गई मिलिट्री की मदद का आधा हिस्सा है। पूरी दुनिया को मदद एक तरफ, अकलौते इजराइल को एक तरफ। ये वही इजराइल है जिसके मैं जिक्र कर रहा हूं कि सिर्फ 3 साल पहले $8.5 बिलियन का असला बेचा उसने दुनिया को, और पिछले साल 2022 में वो $12.5 बिलियन हो गया। लेकिन खालिद साहब, इतना आसान होगा गजा पर कंट्रोल करना? क्योंकि जब हम देख रहे हैं ज़मीनी कार्रवाई वहां पर की जा रही है, अब उसमें इसराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसराइल पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी तरफ से हमले हो रहे हैं। अल-कासिम ब्रिगेड की तरफ से हमला किया जा रहा है, हौसी बागियों की तरफ से हमला किया जा रहा है, तो उन पर भी अब अटैक किया जा रहा है। देखिए, जितना मैं मिलिट्री का एज ए फॉर्मर फाइटर पायलट जो मैंने जहाज शाज उड़ाए, तो मैं आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इतनी छोटे एक हिस्से के ऊपर इतनी मैसिव एयर पावर और लैंड फोर्स के साथ कब्जा कर लेना कोई अनहोनी बात नहीं होगी। हम ये डिबेट नहीं करना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है, कैपेसिटी बेल्ट है, क्योंकि पूरी यूरोप रेजिस्ट किया जा रहा है, अमेरिका पूरा पीछे है, यूरोप पूरा अमेरिका है, मॉडर्न वर्ल्ड, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी मुल्क है, उसका मैसिव जहाज है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये मुमकिनात का नहीं हमें डिस्कस करना चाहिए, वो कब्जा कर सकता है कि नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि शायद उनका कब्जा करने का इस कैंपेन का मोटिव ही नहीं है। लेकिन 20-22 लाख लोग वहां पर मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को खत्म करेंगे अगर कब्जा करना चाहते हैं, वो भी तो फिर आसान नहीं होगा। यही मैं वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी मुल्क पर कब्जा करते हैं तो मकसद क्या होता है? मकसद का मर्तबा है कि आपने टेक ओवर कर लिया। अब रही सही जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको 22 लाख लोग जो आपके नहीं हैं, आपके मजहब के भी नहीं है, आपके फॉलोअर भी नहीं है, आपको हुक्मरान भी नहीं मानते अपना, और काबिजी ग्रुप माना जाएगा, तो कितने अरसे तक आप सस्टेन कर पाएंगे?
नॉट वेरी लॉन्ग, बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो आपको फिर बाद में विड्रॉ करना पड़ता है। आपने देखा 2 मुल्कों की जंगें होती हैं जब, किसी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की, मकसद क्या होता है जंग करने का? जंग करने का मकसद ये होता है कि जब आप नेगोशिएशन या पीस टाइम या टेबल पे या लॉजिक से आप नहीं कर पाते दूसरे को कन्विंस कि मेरी बात मानो, तो आप एक दूसरे को पनिश करना चाहते हैं फिजिकल डैमेज करके। वॉर इसलिए होती है सिर्फ, लेकिन आप ये नोट करें कि जंग के बाद फिर आपको मेज पे बैठना पड़ता है ताकि, और बैठना इसलिए पड़ता है कि अगर मैंने एक शख्स को बहुत ज्यादा या एक मुल्क को बहुत ज्यादा पिटाई की है, उसको डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, तो उसकी नेगोशिएशन की जो पावर होती है उसको मैं हर्ट कर रहा होता हूं। कि आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जंग का को पांसा पलट सकता है। बार बार ये कहा जाता है कि चीन मदद को आ जाएगा, रशिया मदद को आ जाएगा। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? क्योंकि बातें तो ये कही जा रही हैं कि रशिया के लिए बड़ा अच्छा वक्त है बदला लेने का, जो यूक्रेन में उनके साथ किया गया, तो वो गजा में वो बदला ले सकते हैं। एक होती है खास साहब विश लिस्ट और एक होती है ग्राउंड रियलिटी। विश लिस्ट मैं उनके बिल्कुल दुआ भी करूंगा और आप भी ख्वाहिश करेंगे कि ऐसा हो जाए, लेकिन हर मुल्क के अपने अपने स्टेक हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हर मुल्क के अमेरिका के साथ स्टेक हैं, यूरोप के साथ स्टेक हैं, इसराइल के साथ इटसेल्फ स्टेक हैं, और 130 मुल्कों को असला दे रहा है जिनके स्टेक हैं। अब नोट करें जरा, एक छोटी सी अपनी सपोर्ट में कहना चाहूंगा, हिंदुस्तानी वजीर आज़म मोदी ने चंद मिनटों बाद इसराइल को सपोर्ट कर दिया था। चंद मिनटों बाद उन्होंने कहा जी इजराइल ठीक है, हम जारियत के ये इन्होंने जारियत की, इस तरह किया था। रीजन, इजराइल का जो 50% एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर है वो इंडिया को है, और वो सोफिस्टिकेटेड है। एक मैं आपको नाजरीन के लिए एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ, एक पेगासस सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो ये मेरा मोबाइल में बंद भी कर दूं ना तो इसका सारा डाटा निकाल के ले जा सकता है, बंद कर ऑफ कर दूं तो, कैमरे शैमरे ऑन करना तो छोड़ ही देना, तो हर डिवाइस जो दुनिया में है उनका एक्सेस कर सकते हैं वो लोग। ये इजराइल के पास है। अगर वो मुझे दे दे और मेरी डिपेंडेंसी स्पेयर पार्ट्स के लिए, सपोर्ट के लिए उन पे हो, तो मोदी ने फौरन किया ना, इसलिए किया कि स्टेक उसका बहुत ज्यादा था इजराइल के साथ, और उन बेचारे निहत्ते 20 लाख लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। अगर वो इजराइल स्पेयर पार्ट्स बंद कर दे, इमोशनली तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टेक्निकली बहुत मार पड़ेगी। तो आप ये मैं कनाइवेंस की बात करूं, और आप एक और चीज नोट करें, मैं कश्मीर से भी लिंक करना चाहूंगा, इजराइल की कॉपी करते हुए सेम फुटिंग के ऊपर हिंदुस्तान ने ये जो कश्मीर का जो सारा लॉ मेकिंग की, अपनी आबादी को वहां बढ़ाने की कोशिश की, वही यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है। ओवर एग्जैक्टली कुछ अरसे बाद इनको माइनॉरिटी में बदल दिया जाए और प्रेडोमिनेंटली हिंदू या उनके अपने नेशनल यहाँ हो जाए। वही फॉर्मूला जो वहाँ फलस्तीन ने पूरे फलस्तीन मशरिक वस्ता में किया हुआ है वो यहाँ अप्लाई होना। अच्छा, अभी हमने देखा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब ये कह रहे हैं कि जंग बंदी नहीं होगी, सीज़फायर किसी भी सूरत नहीं होगा, हम मास के आगे घुटने हम नहीं टेकेंगे, ग्राउंड इन्वेजन भी करेंगे। अमेरिका बार बार तंबीह कर रहा है इसराइल को कि ग्राउंड इन्वेजन ना की जाए, फिर फंस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का अपना भी एक्सपीरियंस अफगानिस्तान में जितनी बुरी हार उन्हें मिली है। लेकिन अब इसराइली शायद रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, ग्राउंड इन्वेजन की एक प्राइस होती है। ग्राउंड इन्वेजन की ये प्राइस होती है कि जब आप टैंक लेके किसी मुल्क के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो जो एलिमेंट ऑफ अटैक बैक होता है ना, वो इनिशिएटिव और टाइमिंग्स और जगह वो डिफेंडर के पास चली जाती है। आप पूरी 1 लाख फौज घुसाते, वो 20 लाख लोग हैं, ठीक है, जिसमें से आपने तकरीबन 19 लाख छोड़े होंगे जिंदा अब तक, ठीक जी। जब आप घुस जाते हैं तो फिर उस मुल्क का राइट हो जाता है, बिकॉज आपने ऑक्युपाई किया, आप मेरे घर में घुस आए हैं, मेरे पास जो होगा मैं चलाऊंगा, और जिस वक्त होगा और जहां होगा और जिस मैग्नीट्यूड से होगा मैं अटैक बैक करूंगा, और लोग उसको फिर जस्टिफाइड समझेंगे क्योंकि आप काबिज हैं, आप ऑपरेसर हैं, आपने होल्ड किया उनका ग्राउंड जाके, तो वो मॉरल ग्राउंड जो है ना वो कम हो जाता है। मेरी नजर में ये ऐसा नियर फ्यूचर, इमीडिएट चंद दिनों में नहीं होने वाला। लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। जिस तरह से जनूबी अमेरिका के ममालिक ने रद्द-ए-अमल दिया, इस्लामी ममालिक से ऐसा रद्द-ए-अमल आप उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल नहीं। द रीजन इज ऑब्वियसली मैंने कह दिया कि स्टेक है। मैं आपके नाज बताता चलूं, जो इजराइल अजला एक्सपोर्ट करता है उसमें से 25% गाहक मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क, ठीक है, और इंटरेस्ट है सबके, ठीक है। बहुत शुक्रिया एयर कमांडोर माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। तो पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि अब हमने हौसला नहीं छोड़ना। और अगर हम टीम पाकिस्तान की बात करें तो उनसे तो हम सब यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि अब आपने हमें परफॉर्म करके दिखाना है, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तानी टीम एक अच्छे मार्जिन जीती है और न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की जो उम्मीदें हैं वो एक बार फिर से रोशन हो चुकी हैं। बांग्लादेश के खिलाफ बड़े मार्जिन के साथ जीतने के बाद सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें एक बार फिर से रोशन होती नजर आ रही हैं कि न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ 9 नवंबर को भारतीय शहर बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी। 9 नवंबर को बेंगलुरु में बारिश की पेशगोई भी मौजूद है और अगर मैच वाले दिन 38% गरज चमक के साथ जो बारिश का इम्कान है, न्यूजीलैंड अगर अपने बकिया दोनों मैचेस में हार जाता है या फिर वॉश आउट का सामना करना पड़ता है तो फिर कीवीज टॉप 4 से बाहर निकल जाएंगे। वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपने बकिया मैचेस में अच्छी कोशिश करना होगी। कल होने वाले मैच में हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को एक बड़े मार्जिन 190 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई के लिए एक बड़ी रुकावट को जरूर दूर किया है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दिए गए 358 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की जो पूरी टीम थी वो 35.3 ओवर्स में 167 रन बनाकर आउट हो गई। उधर हम देख रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से ज़का अशरफ साहब की जानिब से वो सामने आए, उन्होंने इंटरव्यू दिए, उनके जो बयानात थे साबिक क्रिकेटर्स उस पर तनकीद कर रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें अपने काम से काम रखने का मशवरा दिया है। जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज़ PCB चेयरमैन ज़का अशरफ के दिफा में मैदान में सामने आए हैं। मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीम बनाने के लिए चेयरमैन PCB की जानिब से कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को मुकम्मल आज़ादी दी गई थी। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स तजियाकार मूसा वड़ाइस ने हमें ज्वाइन किया। मूसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल के मैच हमने देखा कि वो पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की जो किरण है दोबारा से रोशन हुई है। बुरी हार है न्यूजीलैंड के लिए, बड़ा अच्छा वो परफॉर्म करते आ रहे थे। जी बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे हम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसे इफ एंड बट्स पे जो है वो आपको पता है कि हर वर्ल्ड कप में ये हमारा जो है ये मसला रहता है इफ एंड बट्स वाला, कि अगर दूसरी टीमों पे हम डिपेंड करते हैं ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस की निस्बत, तो वही चल रहा है इस वर्ल्ड कप में भी। आप खुद तो जो है हम परफॉर्म नहीं कर रहे उस तरीके से जिस तरह हमें परफॉर्म करना चाहिए था। जो प्रोफाइल है पाकिस्तान क्रिकेट का अभी तक वैसी परफॉर्मेंस जो है वो तो सामने नहीं आई। सिवाय एक मैच के जो बांग्लादेश के खिलाफ आपने खेला, उससे पहले आपने जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें जो परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान टीम की वो अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन हम वैसे ही डिपेंड कर रहे हैं दूसरी टीमों पे कि वो जो है वो न्यूजीलैंड उससे हार जाए और साउथ अफ्रीका उससे जीत जाए तो फिर शायद हमारे जो चांसेस हैं वो बन जाए। तो वो चल रहा है और सीन जो है वो ऑन है और दोबारा वैसे ही जो है वो एक सिचुएशन बन गई है कि पाकिस्तान की अब सिचुएशन वो है कि दोनों मैचेस, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने जो 2 मैचेस हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ वो दोनों अच्छे, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैचेस जो है वो फिनिश करती है तो सिचुएशन बन सकती है कि 10 पॉइंट्स के साथ आप उस रेस में होंगे कि जो है वो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर दूसरे मैचेस भी उस तरीके के जो बताया जाएगा जो पाकिस्तान टीम तवक्को कर रही है और पाकिस्तान की कौम तवक्को कर रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है मूसा, आप क्या समझते हैं अब प्लान क्या होना चाहिए? जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को काबू किया है, जो वीकनेस उनकी थी पाकिस्तानी टीम, अगर उनके हमारे जो मैनेजमेंट हैं, जो कोचेस हैं, उन्होंने अगर ये मैच देखा है तो उनको भी नजर आया होगा कि न्यूजीलैंड की टीम की वीकनेसेस क्या थी। उस पर अगर वर्किंग कर लें, अभी भी हमारे पास 2 दिन तो हैं। देखिए प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, अगर हम प्रॉब्लम देखें तो सबसे पहले तो सिलेक्शन का जो प्रॉब्लम था। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए एक मेगा इवेंट होता है, 4 साल के बाद आपने ये टूर्नामेंट खेलना होता है, तो उसकी तैयारी ही नहीं थी पाकिस्तान टीम की। बेसिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन थी वो उस म्यार और स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है नहीं की गई थी कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। कंडीशंस को खास तौर पे मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना था, इंडियन कंडीशंस को पाकिस्तान टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो इंडिया में जो है वो खेला हुआ था पहले। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर इंडिया में खास जो है वो आप पे प्रेशर भी होना था। ये भी आपको पता था कि जो टीम है आपकी यंग टीम है, अगर कुछ प्लेयर्स 5-6 साल से क्रिकेट खेल भी रहे हैं
तो वो इंडिया में जाके नहीं खेले हुए, पहले उन कंडीशंस में नहीं खेले हुए, और इंडिया में एक वैसे जो प्रेशर आप पे होना था वो भी उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए था। सिलेक्शन हमने जो है वो ठीक नहीं की। दो तीन ऐसे प्लेयर्स थे जिनको लेना चाहिए था पाकिस्तान टीम में। इमाद वसीम है, उनको होना चाहिए था। नसीम शाह की इंजरी जो है वो उससे बड़ा सफर किया पाकिस्तान ने। लेकिन मूसा बार बार यही कहा जाता रहा दिस इज द बेस्ट वी हैव गॉट, और इस टीम को हमने तैयार किया है, 3-4 साल हमने लगाए हैं। हमारे कप्तान बड़े कॉन्फिडेंट थे अपनी इस टीम को लेकर। नहीं, वो गलत था, असल में गलत स्टैंड कर रहे थे वो। 3-4 साल अगर मेहनत आपने की होती तो आपने जो है वो सिलेक्शन, क्योंकि एशिया कप का रिजल्ट आपके सामने था। एशिया कप में जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, आप जब एशिया की टीमों में अगर आप चौथी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे थे तो फिर उस वक्त ही आपको शायद कुछ सोचना चाहिए था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस क्या है। अगर श्रीलंका में एशिया कप हुआ है तो इंडिया की कंडीशंस भी बहुत मुख्तलिफ जो है वो नहीं थी। कुछ बेहतर थी लेकिन बहुत मुख्तलिफ नहीं थी। बॉलर्स को वो सपोर्ट नहीं मिल रही वहाँ। स्पिनर्स को देखें आपके जो दुनिया की सारी टीमें उठा के देख लें, आपके जो स्पिनर्स हैं दुनिया के जो इस वक्त खेल रहे हैं, इंडियन टीम के स्पिनर्स देख लें, जडेजा, कुलदीप, न्यूजीलैंड के सेंटनर को देख लें, साउथ अफ्रीका के महाराज को देख लें, ऑस्ट्रेलिया के जंपा को देख लें, बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज को देख लें, शमसी को देख लें साउथ अफ्रीका के। बस स्पिनर्स जो है वो मैचेस जितवा रहे हैं अपनी टीमों को, अगली टीमों को फंसा रहे हैं, बल्लेबाजों को जो है वो अंडर प्रेशर जो है वो रख के खेल रहे हैं। आपके पास कौन सा स्पिनर है? आप नवाज और शदाब, लेकिन फिर मूसा फिर हम इब्रार को क्यों नहीं लेके गए? हम इमाम को क्यों ट्राई करते रहे? हमने फखर को ट्राई क्यों नहीं किया? हमने शादाब को जब क्यों नहीं बिठाया? हम मोहम्मद जूनियर को लेके आए, हम नवाज को ट्राई करते रहे। तमाम वो प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम वही है कि आपने जो 15 साइड जो स्क्वाड अनाउंस किया था उसको आपने रखा ही ऐसे था कि आपके पास उस तरह की ऑप्शंस बचती ही नहीं थी कि शदाब और नवाज दोनों अगर ना खेलें तो पीछे आपके पास उसामा एक ऐसा स्पिनर था, लेग स्पिनर। इब्रार को आपने रिजर्व में रखा हुआ है, आपने उसको जो है वो अगर आपने उसको स्क्वाड में रखा होता तो फिर इजी होता आपके लिए कि उसको जो है वो रिप्लेस किया जा सकता। तो ये मिस्टेक्स जो है वो थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी जानिब से भी। लेकिन मुसा आप क्या समझते हैं ये गलतियां हैं, ये इंटेंशन के साथ किया गया है? कप्तान बज़िद थे कि मैं इसी टीम के साथ खेलूंगा, चीफ सेलेक्टर भी यही कह रहे थे इसी टीम के साथ खेलेंगे। हमने देखा ज़का अशरफ साहब ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैंने तो इनको फ्री हैंड दे दिया था कि टीम आप बनाएं, आप जाकर खेलें। मोहम्मद हफीज भी ये कह रहे हैं। देखें, ये कप्तान पे बड़ा डिपेंड करता है। कैप्टन जो है वो बाबर आजम, अगर 3-4 साल हो गए उनको कैप्टनसी करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो ये बड़ा डिपेंड करता था उन पे। अगर देखिए माजी में हमने जो है वो कैप्टन देखे हुए हैं। आपने शाहिद अफरीदी को एज ए कैप्टन आपने देखा हुआ है, वसीम अकरम को एज ए कैप्टन देखा हुआ है, यूनुस खान को एज ए कैप्टन देखा हुआ है, तो इंजमामुल हक को एज ए कैप्टन देखा हुआ है। और मिसाल एक देते होते हैं कि इंजमाम जब कप्तान थे तो कजाफी स्टेडियम के जो ग्राउंड मैन है, अगर उन्होंने भी छुट्टी लेनी होती थी तो वो भी कप्तान की सिफारिश करवाते होते थे। इंजी जो है वो इतना जो है उस वक्त उनकी जो बात मानी जाती थी इस लेवल तक। तो बाबर ने मिस्टेक्स की हैं इस लेवल पे आगे। जब आप टीम के कैप्टन होते हैं तो फिर आपको जो है वो स्टैंड करना चाहिए था। अगर आप चाहते तो उस पे जो है वो इतराज कर सकते थे। मुझे याद है कि सलाउद्दीन सल्लू चीफ सिलेक्टर थे, इकबाल कासिम चीफ सिलेक्टर थे, यूनुस खान और शाहिद अफरीदी ने बतौर कप्तान कई दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है वो लड़ के प्लेयर्स को जो है वो लिया टीम में कि नहीं मुझे ये प्लेयर चाहिए अपने स्क्वाड में, तो वो मानी जाती है। तो फिर ये बैलेंस क्यों नहीं है क्रिकेट बोर्ड में और प्लेयर्स के दरमियान बैलेंस नहीं है? क्रिकेट बोर्ड अपनी मनवा नहीं पाता। प्लेयर्स हैं, हम देख रहे हैं कि वो लीग्स खेलने भी जा रहे हैं और अभी जो तनाज़ात मंजर यहाँ पर आ रहे हैं वहां पर तो ऐसे लग रहा है कि प्लेयर्स ज्यादा पावरफुल हैं। अगर हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो वहां पर इतने बड़े प्लेयर्स हैं जो कि बेंच पर बैठे हैं। शामी को उन्होंने वापस लाए, दोबारा से ट्राई किया, अश्विन अभी भी बेंच पर बैठे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही होता है। प्लेयर पावर्स जो है वो तो हमेशा रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ जो है वो अगर हम दौर में देखें तो जो बोर्ड्स में लोग होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि प्लेयर पावर को जो है वो खत्म किया जाए। और इस वक्त भी जो है वो यही एक इशू, क्योंकि
हमारे जो प्लेयर्स हैं, बाबर है, जिस तरह बाबर की परफॉर्मेंस, नो डाउट बाबर एक सुपरस्टार है पाकिस्तान का। बाबर एक ऐसा प्लेयर है जिसने तकरीबन पिछले 15-20 साल में के बाद जो है वो ऐसा हुआ है कि दुनिया जो है वो अट्रैक्ट हुई है पाकिस्तान के किसी प्लेयर की जानिब, दुनिया डिस्कस करती है उसको। तो ये इश्यूज जो है उसको हमें पॉजिटिवली जो है वो लेना चाहिए। प्लेयर्स को भी इन चीजों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। प्लेयर्स पाकिस्तान का क्यों नहीं सोचते हैं? पाकिस्तान की वजह से वो आज प्लेयर बन सके हैं, क्योंकि सभी पैसे कमाने में लगे हुए थे, सभी लीग्स खेल रहे थे। तो अब जो परफॉर्मेंसेस हम देख रहे हैं वो कंप्रोमाइज परफॉर्मेंसेस हैं। शाहीन के हवाले से कहा जा रहा है, हारिस के हवाले से कहा जा रहा है, नसीम इंजर्ड हो गए हैं, तो फिर बोर्ड ही कंट्रोल कर ले इनको कि लीग उन्होंने कोई भी नहीं छोड़ी है और जो इतना प्राइम इवेंट था उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। देखिए ये बड़ा मसला है, बिल्कुल ये बड़ा मसला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से एक पॉलिसी जो है वो शायद अभी उन्होंने अनाउंस किया भी है कि 2 लीग्स एक प्लेयर खेल सकता है एक साल में। तो वर्ल्ड कप से पहले जो 3-4 माह हैं उनको अगर आप एक दफा देख लें सिर्फ, तो उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, मतलब वो एक तो पहले तो पाकिस्तान ने श्रीलंकन प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने शिरकत की, ठीक है, फुल गर्मी थी उस वक्त। फिर उसके बाद आपने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज श्रीलंका में खेली, एक गलत फैसला था श्रीलंका में सीरीज खेलने का। आप सीरीज अगर खेलनी थी आपने तो आप जो है वो T20 सीरीज आप खेल सकते थे। आप जो है वो दुबई में शाम के टाइम आप सीरीज खेल सकते थे। अगर आपने सीरीज खेलनी थी, श्रीलंका में सीरीज खेलना एक गलत फैसला था। फिर उसके बाद एशिया कप भी आपने जो फैसले जो है वो मान लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के। इससे बेहतर ये था कि आप एशिया कप जो है वो ना करवाते आपके, क्योंकि आप होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास थे, तो बेहतर ये था कि आप ना करवाते इस तरह के एशिया कप करवाने से, कि आपने सिर्फ 4 मैचेस खुद होस्ट किए और बाकी सारा एशिया कप श्रीलंका में हुआ। तो आप देखेंगे जो कंटिन्यूटी है पिछले 4 माह की, क्योंकि श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेली पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, फिर उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली, फिर उसके बाद एशिया कप खेला। वो तकरीबन 3-3.5 महीने क्रिकेटर्स जो है वो एक सख्त वेदर में जो है वो उधर रहे, और उधर जो है वो एक बड़ी रीजन है ये कि वर्ल्ड कप से पहले कि पाकिस्तान के खिलाड़ी उस तरह जो है वो फिजिकली जो है वो फिट और मेंटली फिट जो है वो नहीं रहे। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के बाद जब पाकिस्तानी टीम इंडिया में मौजूद है, वर्ल्ड कप खेल रही है, जो हम तनाज़ात बोर्ड में इस वक्त देख रहे हैं, चीफ सेलेक्टर मुस्ताफी हो चुके हैं, कोई हमारे कैप्टन की चैट लीक कर रहे हैं, कंपनी जो एक सामने आ रही है उस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब एक कमेटी भी बना दी गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। ये सब कुछ हो क्या रहा है बोर्ड में? देखें ये नॉन प्रोफेशनलिज्म है, ये नॉन प्रोफेशनलिज्म कहूंगा इसे मैं, क्योंकि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इस तरह की चीजें जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में आपने देखेंगे, आपको दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आएंगी। इंग्लिश क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त 10 टीमों में 10वीं पोजीशन पे है, और इंग्लिश क्रिकेट टीम जो है उसने टूर्नामेंट में एज ए फेवरेट शिरकत की थी। आपको याद है ना, एज ए फेवरेट उनको जो है वो कंसीडर किया जाता था। तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी जो है वो मतलब बिलो द बेल्ट आप कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अभी तक एक शायद मैच उन्होंने जीता हुआ 2 पॉइंट्स के साथ, वो कहाँ जो है वो खड़ी हुई है टीम। तो आप देखेंगे इंग्लैंड में मीडिया में भी डिस्कशन चीजें चल रही हैं, लेकिन उतना पैनिक नहीं है जो पाकिस्तान में चल रहा है, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह की चीजें जो है वो, मैं इसे नॉन प्रोफेशनलिज्म कहूंगा कि पाकिस्तान ड्यूरिंग द टूर्नामेंट चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड है, जिसको खुद नहीं पता कि 5 नवंबर के बाद उसने चेयरमैन रहना है या नहीं रहना, उसकी जो, क्योंकि दोबारा अभी कोई पता नहीं है कि उन्होंने कंटिन्यू करना है। लेकिन मुझसे क्या देख रहे हैं आप, ये खिचड़ी से पकी हुई है, हम सहाफियों को देख रहे हैं वो इस मामले पर हमें डिवाइड दिखाई दे रहे हैं। हम साबिक क्रिकेटर्स को देख लें, मौजूदा क्रिकेटर्स को देख लें, हफीज इस वक्त ज़का अशरफ को सपोर्ट कर रहे हैं, वसीम अकरम, मोहम्मद यूसुफ या शाहिद अफरीदी की मैं बात करूं तो वो तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था। टीम इंडिया में मौजूद है, वर्ल्ड कप खेल रही है, इस तरह के बयान दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स लीक किए जा रहे हैं, तो कार्रवाई तो फिर होनी चाहिए ज़का अशरफ के खिलाफ भी। इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, पीसीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये बहुत ही चीजें गलत हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इस तरह नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपको कोई भी इस तरह के, जो आप एक चेयरमैन, जो मैनेजमेंट कमेटी के आप चेयरमैन है, आपको टीवी इंटरव्यूज बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। जब टूर्नामेंट खत्म हो उसके बाद आप पता नहीं बोर्ड में होंगे या नहीं होंगे, तो उसके बाद जो है वो फिर सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं टूर्नामेंट के बाद। तो
ये बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में खेल रही है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है जो भी है, लेकिन उसका आप ये कोई हल नहीं है कि टूर्नामेंट अभी चल रहा है, अभी मैचेस बाकी हैं और आप चीजें जो है वो टीवी पे जाके आप जो है वो कप्तान और अपने गले से उतार कर कप्तान पर डाल दी गई, चीफ सेलेक्टर पर डाल दी गई। अच्छा, टीम के कॉम्बिनेशन पर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट मैच होने वाला पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ। अब आप देख रहे हैं जो कॉम्बिनेशन अब बना है, फखर के साथ अब्दुल्ला शफीक एज ओपनर आ रहे हैं, वसीम जूनियर अगर टीम में ऐड हैं, तो अब आपको लग रहा है कि अब कॉम्बिनेशन हमारा ठीक हो गया है? कॉम्बिनेशन आप किसी हद तक जो है वो कह सकते हैं बेहतर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये जो इंटेंट है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह खेलनी चाहिए क्रिकेट, वो नजर आई है बांग्लादेश के खिलाफ। और एक उसकी रीजन आप ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में उस तरह की नहीं रही, उन्होंने इतने मैचेस जो है वो नहीं जीते, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही। बॉलिंग आप कह सकते हैं कि वीक कुछ कह सकते हैं, लेकिन स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो यही होना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ खेला। ये पाकिस्तान जो है वो एक तो इसे अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि फखर जमान की जो इंजरी थी बेसिकली वो जो है उससे काफी पाकिस्तान टीम ने सफर भी किया, उसका नुकसान भी हुआ। फखर वापस आए हैं और जो यही उनका स्टाइल है जिस तरह उन्होंने खेला है। और एक डिफरेंस आपने देखा होगा कि फखर जिस तरह खेल रहे थे और उसके साथ अब्दुल्ला जो परफॉर्म कर रहे थे, ये होता है कि एक प्लेयर जब दूसरे एंड से जो है वो अच्छा खेल रहा हो तो जो दूसरे एंड पे प्लेयर खड़ा होता है उससे भी प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है, वो भी मतलब इजीली जो है वो शॉट्स खेल सकता है। तो सबसे बड़ा इशू एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का देखें, इंग्लिश में कहते हैं फियर ऑफ फेलियर, ठीक है। और फियर ऑफ फेलियर जब आप मूसा आप क्या समझते हैं? हमेशा हम देख रहे हैं कि कप्तान पर तनकीद की जा रही है, बाबर को ये कहा जाता है कि उन्हें गेम अवेयरनेस नहीं है, ऑन ग्राउंड जब वो होते हैं तो उन्हें नहीं पता लगता कब डिफेंसिव खेलना है, कब उन्हें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। लेकिन जो टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है जो बाहर से मैच को देख रही है, आप क्या समझते हैं उनको भी गेम अवेयरनेस नहीं है? बांग्लादेश के मैच में बड़े लोगों की तरफ से कहा गया कि बाबर की जगह इफ्तिखार को भेजना चाहिए था ताकि जल्दी मैच को खत्म किया जाता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट की जानिब से देखिए ये कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो टीम मैनेजमेंट ने भी करने होते हैं, कैप्टन ने भी करने होते हैं और टीम मैनेजमेंट उसमें जो है वो मुशावरत लाजमी उसकी होती है। अगर ये मैच जो बांग्लादेश वाला मैच अगर आप जस्ट आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान ने जिस तरह खेला और अगर ये पाकिस्तान 29 ओवर में चेज कर जाता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो एवरेज थी वो पॉजिटिव में हो जाती जो कि नेगेटिव में है, तो उससे काफी फर्क पड़ता। 2-3 ओवर्स का डिफरेंस जो है आप देखें, 32 ओवर्स में फिनिश किया पाकिस्तान ने, अगर वही 3 ओवर पहले फिनिश किया होता तो एवरेज जो है उसका काफी फर्क पड़ता। तो ये चीजें जो है वो टीम मैनेजमेंट की जानिब से, इसमें पहले भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई मिस्टेक्स जो है वो ऐसी देखने को मिली हैं ड्यूरिंग द एशिया कप एज वेल। पाकिस्तान एक जो पिच रीडिंग है उस पे मैं बात अगर थोड़ी करूं, जो पिच रीडिंग है वो बड़ा एक आर्ट है, मैं समझता हूं कि जो प्लेयर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मूसा बड़ाइच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। गर्मियों का जाना और सर्दियों का आना एक तरफ खुशगवार तब्दीली का बायस बनता है तो दूसरी जानिब बदलता मौसम अपने साथ कुछ मसाइल भी लेकर आता है। मौसम सरमा की आमद से कबल फ़ज़ा खुश्क हो जाती है और कुछ इलाकों में जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि स्मोक डेरे डाल लेती है। खुसूसन शाम और सुबह के औकात में सूरत हाल तशवीशनाक हो जाती है और इससे मुख्तलिफ अमराज के बढ़ने का खदशा भी है। यह न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, पौधों और फितरत की हर चीज़ को ही नुकसान पहुँचाती है। इस हवाले से हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए स्मोक एमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने कमिश्नर लाहौर को हिदायत करते हुए कहा कि काला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करके इन्हें डी सील ना किया जाए और तमाम जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं उन्हें काला धुआं छोड़ने वाले कारखानों की इत्तला देने के हवाले से आगाही भी फराहम की जाए। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक की सूरत हाल पर वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि स्मोक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार इस वक्त मौजूदा हुकूमत है। शहर की जो हालत है उन्होंने कहा कि आप देख लें, अगर आप शहर के मालिक हैं, आप कुछ कर सकते हैं तो इस हवाले से जो प्लान है वो जल्दी तरतीब देना चाहिए। पहले हमने देखा था कि स्मोक नवंबर के आखिर और दिसंबर में आती थी
और अब ये स्मोक अक्टूबर में ही शुरू हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके, वेलकम टू न्यूयॉर्क पाकिस्तान। हम देख रहे हैं कि सर्दियों से पहले स्मोक ने अब एक मौसम की शक्ल इख्तियार कर ली है और ये सब कुछ हमारा ही किया धरा है, जिस तरह से फिजा में मौजूद ये जो खतरनाक ज़रात हैं ये जिस तरह से हमारे अंदर जा रहे हैं। असल में ये हुआ ये है कि 2015-16 से ये स्मोक का फिनोमेना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हम क्रॉप बर्निंग नहीं करते थे, फसलों के जो बाकियात हैं वो जलाते नहीं थे। और अब ये हुआ है कि वो कॉस्ट चूँकि ज़्यादा बढ़ गई है मजदूरी की, और हमें नेक्स्ट क्रॉप के लिए स्पेस चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो हम उसको संभालने की बजाय हम फसलों को आग लगा देते हैं। तो ये कम्युलेटिव फैक्टर है। असल में ये जो नवंबर के फर्स्ट 2 वीक्स हैं या अक्टूबर का लास्ट वीक है, इसमें स्टेगनेंट हो जाती एयर और एक शील्ड बन जाती है, अम्ब्रेला बन जाती है, जिसमें हवा की स्पीड नहीं होती, डाइल्यूट नहीं होती चीज़ें, और जितना भी धुआं है वो इकट्ठा हो जाता है और एक ही जगह पे पोल्यूटेंट सारे इकट्ठे होने की वजह ये स्मोक की सैचुरेशन होती है। ये फोग से डिफरेंट है। ठीक है, फोग तो विंटर में आती है, एक्सट्रीम विंटर में, जिसमें पोल्यूटेंट्स का कोई इशू नहीं होता, शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन स्मोक में ये धुआं जो है ये कम्युलेट होता है, प्लस व्हीकलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और जितनी भी ये जो धुआं है वो उसमें ट्रैप हुआ था। ये हेल्थ हैजर्ड है। और जैसे ही आप, कितना नुकसान हमें पहुंचा रही है, हमारे कौन से ऑर्गन्स को मुतासर कर रही है? ये डेफिनेटली हम जो एस्थमेटिक्स हैं, दमे वाले और ट्यूबरकुलोसिस वाले हैं, इन मरीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और जैसे जैसे ये इंटेंसिटी बढ़ती है, आप ये देख लें कि 300 से AQI जब ज़्यादा होती है ना, तो जो भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है, अगर आप वही करते रहते हैं, जितना भी टाइम आउटडोर में गुजारते हैं, उसमें आप इतना ज़्यादा इसको इनहेल करते हैं सांस में, जैसे आपने एक दिन में 50 सिगरेट पिए हैं। हालांकि आप अगर नॉन स्मोकर हैं, अगर स्मोकर हैं तो उससे ज़्यादा खतरा है। तो इतना ज़्यादा ये ख़तरनाक है। और जो हमारी स्टडीज़ हैं, हम तो रेगुलर इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं स्मोक को, और स्टडीज़ भी करवा रहे हैं। 3 टाइम्स 4 टाइम्स हॉस्पिटल एडमिशन केसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और फिर जो आज भी एयर क्वालिटी 305 के करीब है। हाँ, 300 से ऊपर, यानी कि 400, 500, 700 तक जाती है। तो ये इंतहाई हेल्थ है। इसमें ये बहुत अच्छा इकदाम है कि हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्मोक हमें इस मौसम में नजर आना शुरू होती है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये ज़रात हैं, ये पहले से ही फिजा में मौजूद हैं या फिर इसी मौसम में फिर वो ज़रात भी शामिल हो जाते हैं? असल में इनको सेटल डाउन होना चाहिए। जैसे बारिश है ना, इन 2-3 हफ्तों में बारिश भी नहीं होती, तो ये वाश नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते, तो ये एयर में स्टेगनेंट रहते हैं। एयर की स्पीड, जैसे ही आप देखेंगे कि एयर की स्पीड 10 से 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तो ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगे। और ये स्मोक का इम्पैक्ट भी जो है मुल्तान तक, सखर तक फिर डाइल्यूट होता है, लेकिन उतनी इंटेंसिटी नहीं होती। और फिर उसके बाद जब एयर की मूवमेंट ठीक हो जाती है तो फिर ये ख़त्म भी हो जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि इस पर काम कर रही है, ट्रैफिक चालान शुरू किए गए हैं, जो गाड़ियों का धुआं है, कुछ फैक्ट्रीज हैं उन्हें सील किया जा रहा है, जो भट्टे मौजूद हैं इर्द गिर्द उन्हें सील किया जा रहा है। और ऐसी कौन सी तजावीज़ हैं जिन पर अगर अमल करते हैं तो ज़्यादा जल्दी फिर ये बेहतर हो जाएगा मामला? मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छा कंट्रोल किया था। जो हमने सैटेलाइट पिक्चर्स ली, जो नासा ने हमारे साथ शेयर की थी, उसमें आप कह लें कि पाकिस्तान में जो क्रॉप बर्निंग है और ऐसे जो जान से फुजला वगैरह जलाया जाता है, हमारे केसेस इंडिया से 10 टाइम्स कम थे। इतना अच्छा कंट्रोल था क्रॉप बर्निंग का। लेकिन जो लेटेस्ट पिक्चर अभी आप कह लें कि अक्टूबर के लास्ट वीक में हुई है, अब फिर पैरेलल हम हो गए कि जितनी इंडियन पंजाब में क्रॉप बर्निंग है ऑलमोस्ट उतनी ही, और लास्ट ईयर 10 टाइम ज़्यादा था इंडियन रीजन में। वो तो प्रॉपर जहाँ पे भी क्रॉप बर्निंग होती है तो डे बाई डे वो पिक्चर्स शेयर करते हैं। तो इस साल जो ख़ास तौर पे कसूर साइड पे है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग है। ठीक है, तो हम इतना कंट्रोल नहीं। हाँ, लाहौर के अंदर इंडस्ट्रीज को बैन करना, इस तरह से जो काला धुआं छोड़ती हैं या व्हीकल्स को, ये इसको इंटेंसिटी को कम करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, लास्ट कमेंट आपसे बस मैं जानना चाहूँगा कि फिर हमें किस तरह से बचना है, एहतियाती तदाबीर क्या है?
हमें मोस्टली जो टाइम इंडोर गुजारना चाहिए खास तौर पे, और जो पेशेंट्स हैं मतलब बहुत मजबूरी है, जैसे हम डिक्लेयर कर देते हैं ना कि हाईली जो रेड जोन्स हैं जैसे लंदन में है कि वो एक कंटिन्यूसली स्क्रीन लगी हुई है और वो थ्रेट अलार्म लगा हुआ है कि अगर कोई बीमार है या अगर वहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है और उसका पोल्यूटेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे कम से कम वक्त गुजारें। इसी तरह से ये एडवाइस है पब्लिक के लिए कि आउटडोर एक्टिविटीज कम कर दें और इंडोर ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।